महाविकास आघाडीचे सर्व प्रमुख नेते आज बाहेर आहेत। ते सर्व नेते आंदोलन करत आहेत। परंतु 23 तारखेला मुंबईमध्ये ज्यावेळी आम्ही आंदोलन करत होतो त्यावेळी वारिस पठाणना होम अरेस्ट केली। अशा आमच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांना घरातून बाहेर सुद्धा पडू दिलं नाही। महाराष्ट्र सरकारचा आम्ही निषेध याच्यासाठी करतो की आम्हाला आंदोलन करू तुम्ही देत नाही, परंतु आम्ही आता गप्प बसणार नाही, आम्ही आंदोलन करणारच आहोत। अपने चैनल के माध्यम से तमाम उलमाए दीन और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेशा देना चाहूँगा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई सस्ती चीज़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। अगर मुसलमान की ज़िंदगी से नाम मोहम्मद निकालो कुछ भी नहीं बचता उसका। कि ये महंगी राजनीति को चमकाने के लिए किया जाता है, ना कि सस्ती के लिए। जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक शहर में जेल में है और ये रामगिरी मलून को आज तक भी जो अरेस्ट नहीं है वो आराम से घूम रहा है, तो इसके मुंह में भी जबान है तो हमारे मुंह में भी इससे ज्यादा जबान है। लेकिन हम जैसे इसके गंदे लोग नहीं है। अगर माँ का दूध पिया है तो फिर देना पुलिस को सिलेंडर। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम अहमद शाह हॉल फर्स्ट राबोडी थाने में आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रामगिरी महंत जिन्होंने सरकार अंबिया के बारे में गुस्ताखी की थी, जिसके लिए एफआईआर तो हो चुकी पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं राबोडी के महकमे के अंदर कुछ ऐसे जिम्मेदारान हैं और साथ ही कुछ ऐसे एडवोकेट्स भी आए हैं दूर दराज से, जैसा मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भिवंडी से हैं और कुछ हमारे स्थानिक जावेद शेख साहब हैं, जिनकी जेरे निगरानी के अंदर इस प्रोग्राम को रखा गया। और आप देख सकते हैं कि ये मजमुआ आया है और असालत में बात रामगिरी महाराज की नहीं है, हकीकतन हिंदुस्तान के संविधान के उल्लंघन को लेकर है कि प्रोटेस्ट करते हैं लोग और किस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग का मामला हो। हाल ही में एक रेलवे का मसला गुजरा, आप देख सकते हैं 72 साल के एक बुजुर्ग के साथ में आपने देखा जो पुलिस भर्ती के लिए जा रहे थे, वो लोगों ने एक संविधान में आने वाले समय में वो पुलिस के कर्मचारी बनेंगे, लेकिन उनका एक व्यवहार आपने देखा 72 साल के बुजुर्ग के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एडवोकेट जावेद साहब के साथ। हम हमारे चैनल थाने दहशत में आपका खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, ये जो आज की मीटिंग को लेकर आपने जो ये प्रोग्राम को किया है मंथ के लिए, तो आप इसके लिए हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट जावेद शेख। हमारे राबोडी में आज जितने भी हमारे एडवोकेट साहब आए थे, अमोल कामले साहब, काजी साहब, एडवोकेट पंचाल साहब, हमारे तमाम मौलाना साहब और हमारे पप्पू भाई अमजद बरकाती साहब, और हमारे अलग अलग जगह पे जो थाना में एफआईआर हुई है वहाँ के हमारे कंप्लेंट आज यहाँ आए हैं। आज का मीटिंग का मकसद इतना ही था कि लगभग अब तक जो महाराज है उनके ऊपर लगभग 21 से 22 एफआईआर हो गई है, लेकिन अब तक उनको अरेस्ट किया गया नहीं है और इस वजह से पूरे मुस्लिम समाज में बहुत नाराज़गी है। तो ये आइंदा से कोई भी महाराज या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करे और समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम भेदभाव ना करे या कोई एक तरीके से कोई धांधली ना करे। और जिस तरीके से कोई अगर कोई एक दूसरे के मज़हब के खिलाफ अगर कोई इस तरीके से हेट स्पीच या गलत बयानी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। और बाकी लोगों को भी एक तरीके से एक नसीहत होनी चाहिए कि आइंदा से कोई भी अगर कोई व्यक्ति दूसरे इस्लाम कोई विरासत के खिलाफ या फिर हमारे कोई व्यक्ति समझे महाराज जी ने इस्लाम के खिलाफ कहा या फिर कोई भी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति मज़हब के खिलाफ बयानबाजी करता है जिससे लोगों में गुस्सा पैदा होता है और फिर वो माहौल ख़राब होता है, वो नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है, गलत बयानबाजी करता है, तो उसको रोकना चाहिए, इसलिए उसको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए हमने आज मीटिंग की थी कि जो महाराज जी है उनको अरेस्ट होना चाहिए और इसके लिए हम जल्दी से हाईकोर्ट में भी इंशाल्लाह जाने वाले हैं, ताकि अब तक इसमें किसी को भी ये मैटर में अरेस्ट किया गया नहीं है। और इसके पीछे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाला है और अभी जो इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा के अंदर, तो इसमें हिंदू भाई लोग, इसके बाद में दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी लोगों ने जो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करी थी और उनकी सीटें कम हो गई थी और आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर भी इनको सीटें कम आने का एक अंदाज हो गया है और वो हारने वाले हैं। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम लोगों के अंदर एक तनाव निर्माण करने के लिए, झगड़ा निर्माण करने के लिए ये फसाद फैलाए जाने का एक तरीका है और कुछ लोगों को खड़ा करके उनके ज़बान में इस तरीके से वर्ड दिए जाते हैं ताकि वो ऐसी बयानबाजी करे और हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो और उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल जो नेता लोग जो है वो सपोर्ट ना करे, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिटिकल नेता उनको सपोर्ट करता है तो फिर पुलिस भी प्रेशर आता है, वो अरेस्ट नहीं करती है। अब ये
महाराज जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया उसके बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उनके हम कॉलर को धक्का लगने नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि फिर पुलिस पे प्रेशर आता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जब बताते हैं बोलते हैं कि हम उसको अगर अरेस्ट करेंगे उसके कॉलर को भी अगर धक्का लगने देगा तो मैं उसके पीछे हूँ। अगर चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक कास्ट के या एक धर्म के मिनिस्टर नहीं है, तो आप सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से कोई भी गलत बयानबाजी ना करें। और आपकी ड्यूटी है कि जो भी कुछ नफरत फैलाता है हमारे महाराष्ट्र में या धर्मों के खिलाफ जो झगड़ा करवाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। फिर वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ इस तरीके से गलत बयानबाजी करेगा या फसाद फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, अरेस्ट हो और उसको एक तरह की नसीहत हो ताकि आइंदा कोई दूसरा आदमी इस तरीके से कोई भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी ना करे। हमारे साथ में एक वरिष्ठ एडवोकेट पांचाल सर बताएंगे कि आज की इस मीटिंग को देखते हुए आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक भाईचारगी और एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रतीक देखने को मिला है आपस में, तो ज़रा बताएंगे कि आने वाले अगला कदम क्या होगा। नहीं, कानून से कार्रवाई हो गई, नहीं बताता। तो हमारे साथ में मुंबई हाईकोर्ट के वकील हैं, उनसे हम भी बात करना चाहेंगे। जैसे सर आप एक जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि सलमान अजहरी साहब ने जो एक स्पीच दी थी तो उसको हेड स्पीच में उसको कंट्रोवर्सी की गई और उनको आज पूरे 6 महीने से साल भर वो जेल के सलाखों के पीछे रहे और हाल ही में उनको जामीन के जरिए वो छूट के आए। तो अभी ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो स्पीच ऑफ फ्रीडम और हेड स्पीच में क्या अंतर है, जिसकी वजह से लोग बोल तो देते हैं जज्बात में आकर, लेकिन जब उनको कोर्ट कचहरी देखना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे दर्शकों को ज़रा हेड स्पीच और फ्रीडम स्पीच के बारे में जानकारी दें। पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सलमान अजहरी साहब की बेल हुई है पर अभी भी वो डीएम के ऑर्डर से डिटेंशन में है। अभी रिसेंटली उनका हाईकोर्ट से, गुजरात हाईकोर्ट से उनका जो डिटेंशन चैलेंज किया गया था वो अपहोल्ड की हाईकोर्ट ने और अब वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा बात, आपने 2 चीज़ कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेड स्पीच। तो जैसे कि मैं पहले भी बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो भी भारत का नागरिक है वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है। और हेड स्पीच ये ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पर बहुत सारी जगह पे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में हेड स्पीच को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसा होता है कि हमको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मतलब हर एक आदमी के ऊपर कमेंट करने की राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पर वो कमेंट करने के टाइम, अगर वो कमेंट करते वक्त अगर किसी समाज का व्यक्ति के ऊपर उसको वो बात से अगर हर्ट होता है या उसको बुरा लगता है तो उसको हम एक टर्मिनोलॉजी के नाम से हेट स्पीच कहते हैं। तो पर्टिकुलर केस में हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको प्रोटेक्ट करके देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको उसका राइट देता है। और हेट स्पीच जो है ये पिनल ऑफेंस है, मतलब जिसके अंदर पिनल ऑफेंस मतलब जो जिसके अंदर पिनल केसेस होते हैं, जैसे पहले पिनल कोड था, अभी बीएनएस कोड हो गया, तो इसके अंदर कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं हेट स्पीच के लिए। अब पर्टिकुलर अभी ये हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब इसको हम अलग डिफ्रेंशिएट करने बैठे तो उसके लिए बहुत बड़ा वक्फा लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल है ये। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना ही है कि भाई हम जो बात बोल रहे हैं हमारा राइट है उस चीज़ को क्वेश्चन करने का, चैलेंज करने का, बात करने का, बोलने का, एक्सप्रेस होने का, वेदर मतलब ये इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस्ड हो। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करते वक्त अगर वो उससे अगर कोई कम्युनिटी या कोई पर्सन अगर वो हर्ट होता है या उसकी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं उसको हम हेट स्पीच बोलते हैं। तो इसके ऊपर कम से कम अगर कार्रवाई होती है तो कितने वक्फे की सजा हो सकती है या जेल हो सकती है? देखिए साहब, इसके अंदर पर्टिकुलर चीज़ है। अभी एक ही सेक्शंस अगर पकड़े गए, अगर क्या नाम है आईपीसी का सेक्शन अगर पकड़े 295 था, अब उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस में अलग हो गया है। अब इसके अंदर पर्टिकुलर ये ऑफेंसेस बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, करस्पॉन्डिंग टू दी अदर सेक्शंस। मतलब ये बोलने के वजह से राइट हो गए, तो राइट के जो ऑफेंसेस लगेंगे, जो उसकी पनिशमेंट रहेगी वो इसको अट्रैक्ट करेगी।
अब सिर्फ 295 है, अब वो डिफेमेशन हो गया। अब डिफेमेशन भी दो तरीके की डिफेमेशन, एक सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में हम लोग सूट फाइल करते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन में हम लोग FIR फाइल करते हैं। अब इसको पर्टिकुलरली इसको एक्सप्लेन करना कि भाई इसकी पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, उसके बाद ये बेलेबल भी है कई चीज़ों में नॉन बेलेबल भी है। जैसे कि सर आपने एक बात और कही थी कि जैसे कि हम लोगों को कहीं पर एक पर्टिकुलर तौर पे हमने FIR करवाए और जो चीज़ केस रजिस्ट्रेशन होता है तो वो रजिस्ट्रेशन का जो कहीं पर भी आप जाओगे तो उसको एक ही तरीके से वो बताया जाएगा कि इनका भले नागपुर में रामगिरी महाराज के लिए जो ऑफेंस के ऊपर उन पर कार्रवाई की गई, तो वो जैसे कि अभी रत्नागिरी में हो गई केस, तो उनको अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग केस में उनको FIR किया गया, लेकिन उसको जो उनको नंबर दिया गया तो उस नंबर पे उनके ऊपर सेम केस बैठेगी या अलग अलग तरीके से? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें दो चीज़ें ऐसी है कि आप जो बोल रहे हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और पुलिस हेडक्वार्टर्स में इसके अगेंस्ट में रामगिरी के अगेंस्ट में कुछ FIR रजिस्टर्ड हुई। तो ये जो FIR रजिस्टर्ड हुई, अभी मैं बहुत सारी FIR देखा जिसके अंदर 0 करके इन लोग ने रजिस्टर करके लिए। अब 0 करके रजिस्टर करके इन लोग ने जो ऑफेंसेस लिए, अब वो पब्लिक की सेंटिमेंट्स को देखते हुए इन लोग ने 0 करके FIR ले लिए। अब ये इसकी जो जहाँ इसकी ओरिजिनेट है, मतलब जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है जो पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में, वहाँ इसको इन लोग ट्रांसफर करेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अभी वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी ये जितनी भी FIR हुई, 10 हुई, 5 हुई, जो भी क्वांटिटी में FIR हुई, जो भी नंबर्स में FIR हुई, अभी जो ये नंबर्स में FIR हुई है, इसको ये क्लब, क्या पुलिस क्लब कर सकती है या कोई किसी सुपीरियर के ऑर्डर से क्लब की है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये लोग ने इसको क्लब किया है कि नहीं किया है। अब पर्टिकुलर अगर नंबर ऑफ ऑफेंसेस की बात है या नंबर ऑफ FIRs की बात है, तो पर्टिकुलर अभी तक तो मेरे को जैसे मालूम पड़ा है कि पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को उसके लेटर मिला है, एक 4 तारीख को उन लोग को बुलाया है अटेंडेंस के लिए। तो पुलिस में तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक क्लब हुआ। अगर क्लब हुआ जाता तो शायद सबको पर्टिकुलर लेटर नहीं आता। सर आपका शुभ नाम और आपका प्रोफेशनल नेम? मैं एडवोकेट अजीमुद्दीन काजी नाम है मेरा। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं एडवोकेट रत्नाकर जावरे हूँ। मुंबई में मैं MIM से 2014 से जुड़ा हूँ मैं, और मुंबई का जो भी लीगल है वो सब मैं देखता हूँ। तो अभी ये जो रामगिरी महंत के ऊपर जो उन्होंने एक गुस्ताखी रसूल के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते FIR तो हुई लेकिन कहीं अरेस्टिंग नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ पर एक ऐसी सभा रखी गई जहाँ पर सारे एडवोकेट आप इकट्ठे हुए हैं। तो आने वाला आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, बताएंगे हमारे दर्शकों? कारण आता हिंदीमध्ये सगळेच बोलले, कारण हा मेसेज जातो की बाबा MIM म्हटल्यानंतर फक्त मुस्लिमांची पार्टी आहे। MI ही फक्त मुस्लिमांची पार्टी नाही आहे। MIM ही हिंदू, बौद्ध, दलित, OBC सगळ्यांची पार्टी आहे, आणि म्हणून मी 2014 पासून या पार्टीशी जोडला गेलेलो आहे। आता याच्यामध्ये तुम्ही जो प्रश्न विचारला की बाबा आता जे काही केसेस झालेले आहेत, तर त्या केसेस संदर्भात आता स्टेट गव्हर्नमेंट जे काय आहे ते एक स्टेट गव्हर्नमेंट डायरेक्शन देईल, आणि स्टेट गव्हर्नमेंट डायरेक्शन दिल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये ते क्लब करायच्या की काही करायचं हे ते डिसाईड करतील। परंतु मोस्टली अशा केसेसमध्ये क्लबच होतात, म्हणजे जे काही FIR झाले, कारण FIR नंबर कुठेही दिलेला नाही, फक्त एकाच केसमध्ये FIR नंबर दिलेला आहे, बाकी सगळीकडे 0-0ने FIR घेतलेले आहेत। याचा अर्थ स्टेट गव्हर्नमेंटला हे सगळं क्लब करायचं आहे, आणि त्या क्लब करूनच मग ते केसेस चालतील, अरेस्ट झालेली नाही। आता याच्यामध्ये कसं आहे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जर त्यांच्या पाठीशी असतील, देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री त्यांच्या पाठीशी असतील, तर मग अरेस्ट होईल ही आपण अपेक्षा ठेवू शकत नाही आहे। म्हणजे ज्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट दिलं की बाबा त्याच्या केसालाही धक्का लागू शकत नाही, याचा अर्थ सरळ सरळ आहे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा हे महायुतीचं सरकार आहे त्यांना त्या रामगिरी महाराजाला प्रमोट करतायत, किंवा त्यांच्या सांगण्यावरून हे स्पीच दिलं असेल कदाचित। कारण येणारे जे इलेक्शन आहे लोकसभेमध्ये त्यांना बरेचसे त्यांच्या सीट कमी पडलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना सीट वाढवण्यासाठी हिंदू मुस्लिम वगैरे अशा पद्धतीने दंगल करून त्यांना मतदान जास्त घ्यायचं आहे, त्यांना त्यांच्या सीट वाढवायच्या आहेत, हाच फक्त अजेंडा आहे। मग त्यासाठी कधी दलितांना टार्गेट केलं जातं, कधी मुस्लिमांना टार्गेट केलं जातं, आणि हा ट्रेंड आता जसं इलेक्शन जवळ येईल तशा पद्धतीने अनेक प्रश्न किंवा अनेक मुद्दे उपस्थित करून हे वादविवाद निर्माण करू इच्छित आहेत। जैसे कि सर आपने बोला कि ये पब्लिसिटी और पॉलिटिकल बेस को लेकर यानी अपनी सीट को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, और एक तरफा बोला जाता है कि जनता जनार्दन है और जनता सब कुछ समझ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जनता अभी भी अंधकार में जी रही है? डेफिनेटली
जनार्दन आहे फक्त ते बोलतात, परंतु त्यांच्या मनामध्ये ओठावरती एक आहे आणि पोटामध्ये एक आहे. ते फक्त पब्लिकली बोलतात की सगळे जनता जनार्दन आहे, परंतु असं नाही आहे की जर असं असतं तर मुख्यमंत्री हे कॉन्स्टिट्यूशनल पद असताना सुद्धा एक मुख्यमंत्री एका आरोपीची बाजू कशी घेऊ शकतात? घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी ज्या अर्थी त्यांनी बाजू घेतली या अर्थी यांचा सपोर्ट आहे. त्यामुळे जनता जनार्दन असं नाही आहे की महाराष्ट्रामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, दलित, आदिवासी सगळे आहेत, सगळे नागरिक आहेत. त्या सगळ्या नागरिकांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असले पाहिजेत. पण अनफॉर्च्युनेटली आता असं आमच्या लक्षात येतं हळूहळू की ते फक्त हिंदूंचे मुख्यमंत्री आहेत. आमचा मुख्यमंत्री कोण आहे आम्हाला आता शोधावा लागेल किंवा आम्हाला आमचा मुख्यमंत्री आता बनवावा लागेल. सर, जैसा कि अभी आपने बात बहुत अच्छी कही है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय के अंदर जैसे कि आपने देखा कि सलमान अजहरी साहब को एक स्पीच के चलते उनको किस तरीके से अरेस्टिंग किया गया, तो नहीं लगता कि ये दोहराई जा रही है कि राजनीति के अंदर दो तरफा देखा जाता है कि अगर मुसलमान कम्युनिटी का आदमी है तो उसको अरेस्ट करके अंदर डालो, और अगर हमारे हिंदू धर्म का मानने वाला है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर उसकी मतलब आवागमन कर रही है और उनकी रेखी कर रही है. उसके लिए कुछ कहेंगे आप हमारे दर्शक? सलमान अजहरी साहेबांना ज्यावेळी अरेस्ट केल्यानंतर घाटकोपर पोलीस स्टेशनच्या समोर हजारोचा जनसमुदाय जमला होता. त्यानंतर की त्या लोकांनी काही केलेलं नाही. फक्त पोलीस त्यांना इथून निघून जा असं बोलत होते. तरीसुद्धा तिथल्या सर्व मुस्लिम किंवा जे कोणी होते तिथे त्यांचे समर्थक होते की त्यांच्यावरचे 353 सारखे गुन्हे नोंद केले. मी स्वतः त्या आंदोलकांसाठी विक्रोळी न्यायालयामध्ये मी स्वतः उभा होतो. मीडियामध्ये माझे बाईट्स आहेत की त्यामुळे की बाबा आज हा ट्रेंड चालू आहे या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये की आरोपी कोणत्या जातीचा आहे, धर्माचा आहे त्यानुसार त्याला ट्रीट केलं जातं. आणि माझा हा ठामपणे आरोप आहे. कारण जर सपोज अजहरी साहेबांनी जर ते स्पीच केलं असेल, त्यांना जर त्या पद्धतीने तुम्ही अरेस्ट करत असाल तर सेम न्याय हा रामगिरी महाराजांना पण लावला पाहिजे होता. त्यांना पण अरेस्ट केली पाहिजे होती. परंतु अनफॉर्च्युनेटली त्यांना अरेस्ट केली जात नाही आणि अरेस्ट करत पण नाहीत, उलट त्याचं समर्थन करतायत. याचा अर्थ स्पष्टपणे आहे की मुस्लिम आहे किंवा दलित आहे किंवा आदिवासी आहे की यांना कायद्याच्या दृष्टीने वेगळं पाहिलं जातं आणि हिंदूंना कायद्याच्या दृष्टीने वेगळं पाहिलं जातं. आपण ज्यावेळी बोलतो की कॉन्स्टिट्यूशननुसार एव्हरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, परंतु ही सिच्युएशन या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये राहिलेली नाही आहे की मुस्लिमांसाठी वेगळे कायदे बनवले जात आहेत. म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट केलं जातं. कायदे तेच आहेत परंतु इम्प्लिमेंटेशन वेगळ्या पद्धतीने होतं आणि हिंदूंसाठी वेगळ्या पद्धतीने होत आहे. आज महाविकास आघाडीचे आंदोलन आहे आणि त्या आंदोलनामध्ये की उद्धव ठाकरे साहेब आहेत, काँग्रेसचे सर्व नेते आहेत, शरद पवार साहेबांचे सर्व नेते आहेत, ते सर्व नेते आंदोलन करत आहेत. परंतु 23 तारखेला मुंबईमध्ये ज्यावेळी आम्ही आंदोलन करत होतो त्यावेळी वारिस पठाणना होम अरेस्ट केली, रिजवाना ज्या मुंबई महिला प्रेसिडेंट आहेत त्यांना होम अरेस्ट केली, त्यानंतर मला होम अरेस्ट केली. अशा आमच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांना घरातून बाहेरसुद्धा पडू दिलं नाही. आणि आज पोलिसांनी परवानगी दिलेली नसतानासुद्धा महाविकास आघाडीचे सर्व प्रमुख नेते आज बाहेर आहेत. म्हणजे याच्यावरून पण हे पण लक्षात येतं की आम्हाला आंदोलन करू द्यायचं नाही आणि त्यांना आंदोलन करू द्यायचं म्हणजे कायद्यामध्ये याच्यामध्ये पण समानता दिसून येत नाही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा आम्ही निषेध याच्यासाठी करतो की आम्हाला आंदोलन करू तुम्ही देत नाही, परंतु आम्ही आता गप्प बसणार नाही, आम्ही आंदोलन करणारच आहोत. थँक्यू. सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं अनवर तौसीफ शेख, मैं राबोड़ी का रहने वाला हूँ और सारे लोग मुझे जानते हैं कि मेरा पानी का बिजनेस है उस ताल्लुक से, और मैं एक सोशल वर्क के तौर पे काम करता हूँ, लोगों की खिदमत का काम करता हूँ. सर, इसलिए कहा जाता है कि मेरा प्रोफेशनल टीचर है. मैं आइडियल स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे सका हूँ और अभी मेरा खुद का बिजनेस है. मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर यही है कि जितने लोग यहाँ पर आए थे उनका दिलों में एक ही जज्बा था. वो जज्बा था कि जितने भी कानून के खिलाफ जो भी उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के अंदर हो, चाहे कोई भी अदर कास्ट में हो, कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. सारे लोग कानून की अंडरटेकिंग में आते हैं और अगर कानून का सब पालन करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान एक सरसब और शादाब रहेगा और तरक्की की राह पे गामजान होगा. लेकिन हमारा हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी होने के बाद
हमारा ध्यान बिल्कुल ऐसा बांट दिया जाता है कि जिसके अंदर ये होता है कि वो लोग अपना काम कर जाते हैं और हम लोग सिर्फ इंतशार के अंदर फैल के अपने कामों में मसरूफियत को छोड़ के उस कामों के पीछे पड़ जाते हैं। अभी हाल ही में ओलंपिक्स हुए, हमारे यहाँ ओलंपिक गोल्ड मेडल में भी कितनी कंट्रोवर्सी हुई। ओलंपिक मेडल में हम लोग अनकरीब गोल्ड मेडल जीतने वाले थे, लेकिन वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी पैदा करके हमारे हाथ से गोल्ड मेडल चला गया। विनेश फोगाट ने जो काफ़ी मेहनत की थी, एक 100 ग्राम वजन की वजह से उनको गोल्ड मेडल से अपने हाथ धोना पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी होने के बाद एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता है, जिसका हमें बहुत दुख होता है। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं और जितने जवान तबका है, हम उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जितना प्रोटेस्ट हुआ और जितने लोगों को कि हमने पूरे यंग जनरेशन को इसमें सही राह पर लाकर एक प्रोटेस्ट किया, हमारे सारे लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जितना यंग जनरेशन इस राबड़ी के अंदर है, वो कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिसके तहत उनको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। और हमारे जो बड़े लोग हैं यहाँ पे, एडवोकेट्स लोग हैं और हमारे जो रहनुमा लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम एक किसी पार्टी से हम मुंसलिक नहीं, हम सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, वो है कि राबड़ी की एकता और हमारे हिंदुस्तान की एकता के अंदर कोई भी तरह की बात अगर कोई खंडित करने की कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। चाहे वो किसी भी मज़हब के खिलाफ अगर गलत बयानबाजी करता है तो हम बिल्कुल उसका साथ देंगे। और इस राबड़ी के तहत हम ये राबड़ी के प्लेटफॉर्म से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब भाई भाई है। ये हमारे को जो कानून दिया गया है उसके तहत माना, लेकिन ये लोग मानते नहीं। ये लोग अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हमको आपस में लड़ाते हैं और लड़ाई का फ़ायदा इनको मिल जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमें सारे यंग जनरेशन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सतर्क रहे और इस बात को अपने मद्देनज़र से इस बात को ध्यान में रखें कि अपना वोट सही जगह दे, जो हमारे हित में काम करता है हम उसको वोट दें। हमने इससे पहले भी लोकसभा इलेक्शन में ये बात को देखा है कि अब ये सारे लोग अपने सोशल मीडिया की वजह से सब एक्टिव हो चुके हैं। मैं सारे अवाम से, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे भारतीयों से एक आग्रह और मेरा उनसे मुद्दबाना दरख्वास्त है कि हर कोई इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, अपने अकल का इस्तेमाल करे कि कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप अपने समाज के लिए अपने काम करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सब लोग एक है। हमारा हिंदुस्तान कैसे तरक्की के राह पे गामज़न हो, उसमें अपनी एक्टिविटी को बढ़ावा दे और आगे बढ़े और किसी के बहकावे में ना आए। हम लोग सोच समझ के अपना वोट दें और अपनी जो राय दहिंदगी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और हमारे हिंदुस्तान को खुशहाल और खुशकिस्मत बनाने के लिए अपनी तरक्की के अंदर हमारा अपना हिस्सा दें। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो लोगों को संदेशा देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कर्म की राजनीति होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। बिल्कुल इस बात से मैं मुत्तफिक और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल अपनी राय ये पेश करना चाहूँगा कि कोई भी जितने भी हमारे रहनुमा है, आज़ादी मुजाहिदीन से लेके जितने भी हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी राजनीति कर्म से की है, किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, शहीद अशफाक उल्लाह खान है, भगत सिंह है। भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में वो फांसी के तख्त पे लटक गए। उन्होंने सिर्फ यही बात की कि मुझे फांसी के तख्त पे लटका दो। उसकी वजह यही थी कि ये कौम जाग नहीं रही है, अगर जब मेरी कुर्बानी से अगर ये जागेंगी तो मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा। तो ऐसे जज्बे थे। कौम का मतलब उनका किसी एक पर्टिकुलरली मज़हब की तरफ उनका वो मकसद नहीं था। कौम इन द सेंस कि यंग जनरेशन, जब अगर यूथ जाग जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में बड़े से बड़े पुडारी भी आ जाए तो वो ये अपने यूथ के सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं ये इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि यूथ का जागना बहुत ज़रूरी है। अपने रहनुमा का सही चयन करो, अपने जितने भी आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं उनका साथ दो और हक की बात कहो। अगर कोई मेरा सगा भाई भी अगर वो नाहक भी बात करता है तो मैं उसके खिलाफ जाने के लिए एक कदम भी पीछे ना हटाऊँ। मैं लोगों के सामने आके ये बात बोलूँ कि हाँ ये इंसान गलत है, हम इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। हमको हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, अपनी शान को आगे ले जाए। हमारी शान हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, हम हिंदुस्तानी हैं, ऑब्वियसली हमारा नाम भी रोशन होगा। और हमारे साथ में है अमजद बरकाती साहब। जब से सरकार अंबिया के बारे में जब गुस्ताखी हुई है तो उस सिरे से लेकर अब तक के ये कंधे से कंधा मिलाकर राबड़ी का महकमा हो या विशालगढ़ की बात हो या जहाँ कहीं भी भिवंडी के अंदर जहाँ भी प्रोटेस्ट की बात आती है वहाँ अमजद बरकाती का नाम लोगों की ज़बान पे होता है। और हमने देखा है कि ये एक जज्बात है इंसान रखते हुए। लेकिन मैं अपनी पूरी बात रखने से पहले अमजद साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरीके से हमारे उलमाए दीन
दीन और हमारे प्रोटेस्टकर्ता जितने भी जब खड़े होते हैं तो बताया जाता है कि ये सस्ती पॉलिटिकल को अपने चमकाने के लिए ये लोग हुजूर का नाम लेते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम उलमाए दीन और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेशा देना चाहूँगा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई सस्ती चीज़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। अगर मुसलमान की ज़िंदगी से नाम मोहम्मद निकालो कुछ भी नहीं बचता उसका। तो बोलना यह है कि ये महंगी राजनीति को चमकाने के लिए किया जाता है, ना कि सस्ती के लिए। मैं माजरत चाहूँगा आप लोगों से। बरकती साहब, आज के दिन के प्रोटेस्ट को लेकर और जो आपने एक पब्लिक मीटिंग रखी थी अपने एडवोकेट के जरिए से, तो इस मीटिंग के दौरान में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा उस पर जानकारी दें हमारे दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं नूर भाई कि हमने फर्स्ट डे से आवाम को ये बोला था कि आप अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उनके इश्क रसूल में आप जो रास्ते पे आए, आपने अपनी परवाह नहीं की और जिस तरह से हमने अपनी मांग का लोहा मनवाया राबड़ी पुलिस में और एफ दायर की। मैंने उसी टाइम कहा था कि आपकी मेहनत अब ख़त्म, हमारी मेहनत अब शुरू। वो मैंने हमारे एडवोकेट डावरे साहब, रत्नाकर डावरे साहब, पांचाल साहब, हमारे एडवोकेट जावेद भाई जो भिवंडी से आए, अमोल कामले साहब, हमारे साबिर भाई, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक इसी न्यूटी है कि हम कभी थकने वाले नहीं। और ख़ास तौर से इंशाल्लाह हमारे साथ में एकदम कांधा को कांधा बना के शाना बजाना खड़े थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अनवर सर मेरे साथ थे कि अनवर साहब बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम और यूनिटी ने उसी दिन से ये नियत कर ली थी कि अब नियत किए तो सजदा भी करेंगे। और इस मामले में मीटिंग छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, अब हाई कोर्ट में हम पूरी पब्लिक तो नहीं लेके जाएंगे, कौन जाने वाले, हमारे प्रतिनिधि जो हमारे एडवोकेट है। और आज की मीटिंग से ही हमको समझ में आता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई, इससे सिर्फ हमारे धार्मिक सेंटिमेंट को ठेस नहीं है कि साथ साथ हमारे एडवोकेट डावरे साहब और पंचाल साहब भी, अमोल साहब भी, ये माशाल्लाह इस मीटिंग में इस तरह से आए, इन्होंने अपनी राय रखी और शाना बशाना साथ में खड़े होकर के आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इससे साबित ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ भी जो भी एफआईआर है, इस मीटिंग के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक चिट्ठी फाड़ के घर में ना बैठे, आप मिले डिपार्टमेंट के आला अधिकारी को, उनसे सवाल पूछिए। क्या सब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तो 24 घंटे में हो जाते और हमारे डावरे साहब तो माशाल्लाह जबी से लेके विक्रोली कोर्ट पे भी खड़े थे, ये कभी आया नहीं। जैसे कि इन्होंने बोला दलित मुस्लिम आदिवासियों के लिए एक अलग कानून और दूसरी जाति के लिए एक अलग कानून, तो ये देश में दो कानून तो नहीं चलेंगे ना साहब। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी टाइम हमारा भाई साहब चॉइस है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने फंडामेंटल राइट के साथ अपने धर्म पे हर किसी को आज़ादी है। लेकिन जिस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक शहर में खाली इतने महीने जेल में है और ये रामगिरी मलून को आज तक भी जो अरेस्ट नहीं है, और हम बारंबार जा रहे हैं डिपार्टमेंट में इल्तजा कर रहे हैं कि साहब जो भी एफआईआर जिसी भी हुई है आप अरेस्ट तो करो, कोर्ट की फॉर्मेलिटी में लाओ, वो आराम से घूम रहा है। अब मैं गया था परसों श्रीरामपुर वगैरह, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई आराम से चालू है, सिक्योरिटी में घूम रहे, तो साहब ऐसा तो नहीं चलेगा, देश सबका है, कानून सबके लिए एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी चीज़ की वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिटी माशाल्लाह अच्छी है, बहुत सारे इदारे, एडवोकेट रत्नाकर जैसे लोग, साबिर भाई जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे है इसमें हेड स्पीच के मामले में और क्या और निकल के आता है कोर्ट से, इस चीज़ के लिए कितनी कड़क पनिशमेंट, ये लोग ने सस्ती राजनीति महंगी राजनीति तो की है। अब देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिसाब से हमको चल रहा है। अब देश का कॉन्स्टिट्यूशन है कि देश की वतन से वफादारी का हिस्सा है मुसलमान, ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो शरई मसले के ऊपर भी अमल करते हैं और देश के कानून के हिसाब से भी चल रहे हैं। नहीं तो इसके मुंह में भी ज़बान है तो हमारे मुंह में भी इससे ज़्यादा ज़बान है, लेकिन हम जैसे इसके गंदे लोग नहीं है। सलमान अज़हरी साहब की डेयरिंग को मानना पड़ेगा कि इतना मौत था, डावरे साहब हम सब थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन से बयान किया हट जाओ, मुझे जाने दो, कोई इंतजार मत करो। और ये मलून इतना बड़ा स्पीच दे रहा है और अभी तक अरेस्ट नहीं है। अगर माँ का दूध पिया है तो फिर देना पुलिस को सिलेंडर, जो है आगे न्यायपालिका देखेंगी। तो यहाँ पर वो करेगा नहीं, यहाँ पर तो हम बोलना चाहते कि ये दयानतदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह चाहते तो सलमान अज़हरी साहब को भी हम नहीं जान देते, सिर्फ उनके बोलने पे हमने जाने दिया है। वो हमारे लाठीचार्ज होती है, सर फुटते, जेलों को जाते, लॉकअप भर देते, सब कर लेते थे, जेल भलो आंदोलन दे देते। लेकिन हमारे क़ायद का हुक्म था कि भाई अब मैं जाना चाहता हूं, आप हट जाए, कोई इंतजार ना करे, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। इसी डेयरिंग के साथ वो गए और आज जो भी पनिशमेंट है अल्लाह उनका नाजिर और हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सच्चे और हक पे। और ये मलून जिनको अपनी खुद के धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम होता, तो ये हम जैसे धर्मों के लाकर के बारे में अपनी वाई वाई लूटने के लिए पब्लिसिटी करते। और अगर सीएम ने बोला है कि कैसाला धक्का लागू देना नहीं, तो मैं कल भी ये बोला था, आज भी बोलता हूँ कि सीएम कोर्ट न्यायपालिका नहीं है, सीएम संविधान नहीं है, सब चीज़ें है संविधान के नीचे है। और फंडामेंटल राइट है हमारा प्रोटेस्ट का और आगे तक लेके जाने का सारी एफआईआर को। और हम सारे जितने एफआईआर हुए सबसे कोऑर्डिनेशन करके हमने अभी जावेद वकील साहब को अपना कन्वीनर बनाया हुआ है और पूरा रास्ता करके और भी जो बड़े
वकील आगे हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहेंगे, इंशाल्लाह जुड़ेंगे और एक वकील की एक अच्छी यूनिटी बना के कानून और संविधान के दायरे में हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी अरेस्ट के मांग को लेकर हमारी प्रतिक्रिया जारी है। हम सिर्फ FIR काट के अपने घर में चुप नहीं बैठे। शाना बशाना आप देख रहे, बुल्ली देख रही, हमारी कुछ ना कुछ मीटिंगें चालू है। CP साहब से ही मिल रहे, जॉइंट CP से भी मिल रहे, कलेक्टर को भी मेमोरेंडम दे रहे, मीटिंगें भी बिठा रहे कि किसी भी तरह से जब तक ये हाजिर और इसके ऊपर पनिशमेंट नहीं होती तब तक हम इसमें खामोश रहने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी ठाणे दहशत की टीम के साथ बात करने के लिए। रामगिरी महंत है या जो भी देखा गया कि हाल ही में हमने रेलवे का एक मनाजिर बताया, मॉब लिंचिंग से लेकर मुस्लिम लोगों को स्पेशली टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग 80% लोगों का ध्यान अपने तरफ मुतवज्जा कर सके। तो ये राजनीति के चलते लोगों के अंदर इत्तेशार पैदा हो रहा है और दंगाई या हिंदू मुस्लिम लोगों को नुकसान होने का, यानी कि देश का कुल मिला के नुकसान होने की बात है। और ये जो एकजुट होकर काम को अंजाम देने की कोशिश इसलिए करें ताकि देश का माहौल ना बिगड़े और ये संविधान के दायरे में रहकर कहीं ना कहीं अपनी बातों को मनवाए। तो इसी तरीके से तमाम हमारी अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।